हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे मूल विधि में देखो हमने जो है इसकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है भारतीय दंड विधान की, और जो नई वाली है वही है। इसकी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक उसमें डाल दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही कराई हैं, कुछ वीडियो भी अपलोड होने के लिए रह गई हैं तो वो कर देंगे। और आज हम जो करेंगे ये है महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो महिला संरक्षण विधिक प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द डाउरी प्रोविजंस एक्ट 1961। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाम पूछते हैं इसमें। इस अधिनियम का नाम जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में है। पहले नहीं था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जो है पूरे संपूर्ण भारत में है। ठीक है। उसके आगे है अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ। अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू है। यहाँ से देखो, ये जो है स्वीकार कब हुआ था ये ध्यान रखना है, और लागू कब हुआ था ये डेट इसकी बहुत ध्यान से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके आगे है देखो, हरवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि जहाँ दहेज की लगातार मांग हो वहाँ प्रत्येक मांग एक अपराध गठित है। ठीक है। उसके बाद है दहेज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। इसमें पूछा जाता है कि दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में। तो यहाँ से हम धारा जो है अच्छे से याद रखेंगे। धारा 2 में है, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई हो, यानी कि सामने से दी गई हो या किसी के द्वारा दी गई हो, दिए जाने का करार किया गया है। अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, यानी कि पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। उसके आगे है देखो, दंड के रूप में कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की से कम की नहीं होगी। जुर्माने में क्या है? 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, दोनों में जो अधिक होगा दंडनीय होगा। दोनों में जो है जो भी अधिक होगा वो दंडनीय होगा। ठीक है। उसके आगे है दहेज लेना या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध है। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ भी है। अधिनियम में धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो दंड का भागीदार होगा। ठीक है। धारा 4 के अधीन कम से कम 6 मास और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है दंडनीय होगा। दहेज देने, अब देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाला जो है दहेज देने या लेने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य होता है। इसका मतलब यह है कि अगर जो है समझौता करते हैं, दहेज देने या लेने समझौता करते हैं तो वह जो है अपराध नहीं होगा। ठीक है। 1961 के अधिनियम में। उसके आगे देखो, 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेने देने के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द्वारा धारा 5 के आलोक में शून्य और अर्थात अमान्य होगा। यानी कि इसमें बताया गया अगर दोनों की मर्जी से दहेज लेना और देना दिया गया है तो वो जो है 1961 की धारा 5 के अनुसार जो है शून्य होगा, यानी कि अमान्य होगा। उसके आगे देखो, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के
7 वर्ष के भीतर में, यानी कि विवाह जब हुआ है तो उसके 7 साल के भीतर ही अगर मर गई है और तंग किए जाने और क्रूरता से संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी, वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्ध मान्य है। ठीक है, अगर वो 7 वर्ष के भीतर मर गई है, उसने बयान दे दिया है, तो वह दोष सिद्ध मान्य होगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है। ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। धारा 4 की का में दे रखा है। अब देखो, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। धारा 5 में दिया गया है। पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता है तो कारावास से जो न्यूनतम 6 माह तक तथा 2 वर्ष तक तथा जुर्माने से जो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक हो सकता है। इस दंड का प्रावधान धारा 6 में है। जैसे कि ये होता है कि अगर तुमने जो दहेज मिला है, किसी ने भी जो है अगर उस दहेज को ले लिया है, तो वह समय पर उसी जिसको दिया है उसको वापस देना पड़ेगा। जैसे कि पत्नी है, पत्नी का सामान कुछ भी लिया है तो वो उसी समय पर वापस देना पड़ेगा, ये है। उसके आगे देखो, धारा 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का विचारण करेगा। उसके आगे है, न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा। देखो, पहला है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, दूसरा है न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, तीसरा है व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके अन्य नातेदार के परिवार पर, एवं उसके आगे है देखो, किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय हैं। अजमानतीय मतलब उन्हें जो है जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉन बरेबल और असामान्य, नॉन कंपाउंडेबल होगा। धारा 8 में दे रखा है ये। उसके आगे देखो, जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तब यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 के क में दे रखा है। राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है। धारा 8 के ख में है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्ति और कृत्यों का पालन करेगा। पहला है यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। दूसरा है दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने का यथासंभव रोकना। इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। उसके आगे राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। केंद्रीय सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है। उसके आगे है देखो, राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत नियम बना सकती है। राज्य सरकार जो है धारा 10 के अनुसार बना सकती है और केंद्र सरकार धारा 9 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके आगे है देखो, दहेज अपराध धारा 304 के ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। उसके आगे है देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। उसके आगे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल 2013 को अपनी सहमति दी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो, जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ से देखो, यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। पैथित महिला में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है? किसी कार्यस्थल
के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित है या नहीं। जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है। उसके आगे है देखो, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है। धारा 2 के क में दे रखा है। उसके आगे देखो प्रत्यार्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अंतर्गत कोई परिवाद किया है। धारा 2 के ड में दे रखा है। लैंगिक उत्पीड़न के अधीन निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष या विवक्षित तात्पर्य रूप से शामिल है। अर्थात पहला है देखो शारीरिक संपर्क और अग्रगमन। दूसरा है लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना। तीसरा है लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना। चौथा है अश्लील साहित्य दिखाना। पांचवा है लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना। ये धारा 2 के ढ में दे रखा है। कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं और भी हैं देखो, ऐसा कोई विभाग संगठन उपक्रम स्थापन उद्यम संस्था कार्यालय शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सार्थः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। उसके आगे देखो, कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम उपक्रम उद्यम संस्था स्थापन सोसाइटी न्यास गैर सरकारी संगठन यूनिट या सेवा जो वाणिज्यिक वार्षिक व्यावसायिक शैक्षिक मनोरंजक औद्योगिक स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय कार्यकलाप करता है जिसके अंतर्गत उत्पादन प्रदाता विक्रय वितरण या सेवा भी है। उसके आगे देखो, अस्पताल या परिचर्या गृह। चौथा है प्रशिक्षण खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान स्टेडियम खेलकूद कम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा का या क्रीड़ा का स्थान चाहे आवासीय है या नहीं अभिप्रेत है। नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है। कोई निवास स्थान या कोई गृह धारा 2 के नाम है। किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। धारा 3 में है। अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा। उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार या अंतर्निहित विवक्षित या स्पष्ट वचन देना या उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना। देखो तीसरा है उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में अंतर्निहित या सुस्पष्ट धमकी देना। चौथा है उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभियात्रा समय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सर्जित करना या चौथा है उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना। धारा 3 में आंतरिक परिवाद समिति का गठन। इसमें क्या है देखो, किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं। वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएंगी। धारा 4 में है परिवाद कॉम्प्लेक्ट।
परिवाद यानी कि कंप्लेंट। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख में 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकती है, धारा 9 में है। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां आंतरिक समिति का यथास्थिति पीड़ासीन अधिकारी या सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा, धारा 9 में है। परंतु यह और कि यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के 3 मास से अनधिक समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद संस्थित करने से निवारित किया था, धारा 9 में है। जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा, धारा 9 में है। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व तथा व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धन संबंधी समाधान सुलह के एक आधार के रूप में नहीं किया जाएगा, धारा 10 में है। जहां धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई समाधान हो गया है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 10 के 2 में है। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी, धारा 10 के 3 में है। जहां धारा 10 की उपधारा के 1 के अंतर्गत कोई समाधान हो जाता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच संचालित नहीं की जाएगी, धारा 10 के 4 में है। धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी है वहां प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति के से जो विहित की जाए परिवाद के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी। यह किसी घरेलू कर्मचारी की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी, धारा 11 में। नोट्स बनाते रहना यहाँ से क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा के 2 के अंतर्गत किए गए समाधान के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यथास्थिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी। परंतु यहाँ यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं वहां पक्षकारों को जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की एक प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में समर्थ बनाने के लिए उपबंध कराई जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अंतर्विष्ट
किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यार्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित महिला को किसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे। धारा 11 के 2 में है। आगे देखेंगे। यहाँ से आप नोट्स तैयार कर लें, उसके बाद आराम से पढ़ते रहना। बस ये है, काफ़ी अच्छी बुक है ना, यहाँ से शॉर्ट नोट्स अपने बना लें। धारा 11 की उपधारा का 1 के अंतर्गत कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियाँ होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी बात का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर करना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। दूसरा है किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना। तीसरा है ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। धारा 11 के 3 धारा 11 की उपधारा के 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। धारा 11 के 4 में दिया गया है। अब है परिवाद की जांच। जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए की है, या व्यथित महिला का मतलब है जो उत्पीड़ित है, ठीक है, जिस पे दुष्कर्म हुआ है, परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत परिवाद किया है, उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं वहां ऐसी रीति से जो विहित किए जाएं कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। आगे है धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण व्यक्ति के अवसर की हानि। तीसरा है पीड़ित द्वारा शारीरिक या मन चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय। चौथा है प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत। पांचवा है एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता। धारा 15 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यार्थी महिला और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाही से संबंधित किसी जानकारी और यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी रीति से प्रकाशित प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। धारा 16 में है जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्यवाही का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहाँ उस व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं वहाँ ऐसी रीति में जो विहित की जाए शास्ति दंड के लिए दायी होगा। शास्ति का मतलब है दंड। धारा 17 में है अपील सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। अब नियोजक के कर्तव्य क्या है, देखो। धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य है कि वह
कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपबंध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है। तीसरा है लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा के 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। तीसरा है इस अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसी रीति से जो विहित की जाए आयोजित करेगा। चौथा है यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपबंध करेगा। पांचवा है यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और साक्षियों को हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपबंध करेगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद दाखिल करने का इस प्रकार चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा। और मैं उस कार्यस्थल में जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा। उसके आगे है देखो लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। थोड़ा सा और है इसका बस। प्रकीर्ण विविध अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने के लिए शास्ति यानी कि दंड धारा 26 जहां कोई नियोजक का है धारा 4 की उपधारा की 1 के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा। ख है धारा 13 धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा। और ग में है इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा। बस थोड़ा सा और है करेगा या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। धारा 26 के वन में यदि कोई नियोजक पूर्व में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराए जाने पर बाद में उसी अपराध को पुनः कारित करता है और उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पहली दोष सिद्ध पर अधिरोपित दंड से 2 गुने दंड का दायी होगा। परंतु यदि तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन उस अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय उसका दंड देते हुए समय उसका सम्यक संज्ञान लेगा। सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा उसके कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित यथास्थिति उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा। धारा 26 के 2 में है कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा। धारा 27 में है महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। धारा 27 के 2 में है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। इस अधिनियम के उपबंध
तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे। धारा 28 में दिया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। आया हुआ है क्वेश्चन। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम में सार्वजनिक या निजी नियोक्ता द्वारा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अब यहीं ये जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म हो गया। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आप नोट्स भी बनाओगे, ओके। और अगर आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं इसके, तो वो जो है कमेंट करके बता दें, वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। और देखिए अब जो है इसमें बता दूं मैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे रह गए हैं। देखो यहाँ तक हमने कर चुके हैं। अभी ये आएगा हमारा घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में हमें करना है, देखो ये इसमें ये भी दे रखा है, टॉपिक वाई हैं पूरी, स्त्री असिस्ट, और ये पूरे टॉपिक वाई दे रखे हैं। ये है मेन, यहाँ से ये है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक संरक्षण विधिक प्रावधान, उसके बाद में इसमें सब कुछ दे रखा है, सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं। देखिए ये आ गया अनुसूचित जाति संरक्षण विधिक प्रावधान, ये उसके आगे है, बस इतना ही है। फिर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे।